अब देखो एनालिटिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो कि हमारा सेकंड लॉ है वेक्टर एडिशन का। पहला ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो हम कर चुके हैं जिसमें 3 सब लॉज आए, पैरेललोग्राम, ट्रायंगुलर, पॉलीगॉन। लेकिन अब हमारा सेकंड मेजर टॉपिक है विच इज़ एनालिटिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन एनालिटिकल मेथड के ऊपर जाने से पहले वी नीड टू डिस्कस व्हाट रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर इज। ठीक है, तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर क्या है और हमारे पास कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर क्या है। ठीक है, मुझे बताओ रिजोल्यूशन से आपको क्या समझ आता है? रिजोल्यूशन एक वेक्टर को रिजॉल्व करना, उसके कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करना, ब्रेक डाउन करना, स्प्लिट करना, ऐसा ही है। ब्रेक डाउन, स्प्लिट करना, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाता है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, जिसमें हम एक वेक्टर, हमारे पास एक वेक्टर है जिसका ऑफ कोर्स ये देखो ये मेरे पास एक वेक्टर है जिसका मुझे मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ होगा, मुझे उसका एंगल, मतलब एंगल क्यों यूज़ करते हैं? टू गिव द डायरेक्शन। ठीक है, तो मुझे उसकी डायरेक्शन मतलब उसका एंगल भी दिया हुआ होगा। यू विल नीड टू रिजॉल्व दिस वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। अभी कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? एक एक्स कंपोनेंट होता है, एक वाई कंपोनेंट होता है। तो ये वेक्टर हमारे पास दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगा। एक कंपोनेंट इसका एक्स कंपोनेंट बनेगा, दूसरा कंपोनेंट इसका वाई कंपोनेंट बनेगा। तो मुझे बताओ क्या ये रिजल्टेंट वेक्टर की तो डेफिनेशन थी। अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर दोबारा लेके जाऊँ कि फर्स्ट वाला वेक्टर ऐसे बन गया, दूसरे वाले वेक्टर की टेल से फर्स्ट वाले का हेड जुड़ेगा, तो ये लो जोड़ दिया, और लास्ट वाला वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे बनेगा कि फर्स्ट वाले से टेल जोड़ो और लास्ट वाले से हेड जोड़ो, तो ये ला मेरा रिजल्टेंट वेक्टर। चलो वो तो जियोमेट्रिकल मेथड है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अभी वी आर स्टडिंग रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो ये मेरे पास एक सिंपल वेक्टर था जिसको मैंने रिजॉल्व करवा दिया इनटू इट्स कंपोनेंट। ठीक है, अब कौन सा कंपोनेंट बना? जैसे कि अगर मेरे पास आर वेक्टर था तो ऑफ कोर्स इसका जो ये हमारे पास कौन सा एक्सिस पर लाई कर रहा है ग्राफ की? एक्स एक्सिस पर। तो हमारे पास ये बन जाएगा ये आर एक्स। ठीक है, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, मतलब वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो ये मेरे पास बन जाएगा आर वाई। तो हमें एक आर वेक्टर को रिजॉल्व करना है इनटू इट्स कंपोनेंट्स, एक आर एक्स में और एक आर वाई में। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास एक फोर्स है। ठीक है, फोर्स है मेरे पास, हम ले लेते हैं फोर्स। अब मुझे ऑफ कोर्स रिजोल्यूशन करवानी है, तो ये मेरे पास फोर्स का वेक्टर है। ठीक है, फोर्स का मेरे पास वेक्टर आ गया। अब मुझे इसको रिजॉल्व करवाना है। अब रिजॉल्व आप कैसे करवाते हो? ये रहा आपका एफ एक्स कॉम्पोनेंट, फॉर्मूला बना रहे हैं अभी हम इनके। ठीक है, और ये रहा मेरे पास एफ वाई कॉम्पोनेंट। अब मुझे भाई एफ एक्स और एफ वाई फाइंड करना है। एफ तो वेक्टर आपको दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड भी है, इसका डायरेक्शन भी है, लेकिन आपको अब फाइंड करना है एफ एक्स और एफ वाई, क्योंकि आप रिजॉल्व करवा रहे हो और आप एफ वाई और एफ एक्स को फाइंड कर रहे हो। तो मुझे बताओ ये हमारे पास क्या होता है? एक मिनट, ये हमारे पास एंगल आ गया 90 डिग्री। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है? जी ऑफ कोर्स बन रहा है। तो एफ एक्स हम बोल सकते हैं क्या ये बेस है? जी ऑफ कोर्स हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास कोई थीटा है जो कि हमारा एफ, क्योंकि मैंने बोला एफ का मैग्नीट्यूड भी गिवन है, डायरेक्शन भी गिवन है, मतलब इसका एंगल भी गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास जिस लाइन के ऊपर दो एंगल्स बने वो हमारे पास बेस कहलाता है। तो ये हमारे पास बेस हो गया। अब ये एफ वाई परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट है, तो इसको मैं परपेंडिकुलर मतलब पी बोल देती हूँ। और ये जो मेरा रिजल्टेंट है एफ जो मुझे गिवन है, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है। अब क्या हमें फॉर्मूला पता है? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रश, हम इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। सम पीपल हैव मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हैव, मतलब सम पीपल हैव, पीपल मतलब परपेंडिकुलर, हैव मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है, फिर कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली मतलब कॉस थीटा, ब्राउन मतलब बेस, हेयर मतलब हाइपोटेनियस। फिर थ्रो प्रॉपर ब्रश, थ्रो मतलब टेन थीटा। ये हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं, रेशोज़ हैं। ठीक है, थ्रो प्रॉपर ब्रश मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतना क्लियर है
कि ये साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और टेन हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अब हम इसके फॉर्मूलाज ड्राइव करें एक्चुअली। जी बिल्कुल, बताएं, इतना क्लियर है? Yes. ठीक है, अब मुझे एफ वाई फाइंड करना है। पहले मुझे चलो परपेंडिकुलर फाइंड कर लेते हैं। हम एक्चुअली क्या फाइंड कर रहे हैं, हम परपेंडिकुलर और बेस ही तो फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमें रिजल्टेंट मिला हुआ है। हम उसको रिजॉल्व कर रहे हैं उसके कंपोनेंट्स में, मतलब बेस बना रहे हैं और परपेंडिकुलर बना रहे हैं। तो मुझे मुझे अभी परपेंडिकुलर बनाना है। तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए मैं इस फॉर्मूला को रीअरेंज कर सकती हूँ। हाइपोटेनियस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो एच साइन थीटा हो गया, ये इज इक्वल टू, ये क्या आया हमारे पास, परपेंडिकुलर आया। अब मुझे बताओ हाइपोटेनियस को हमने कौन सा वेक्टर बोला था, क्या एफ बोला था वेक्टर, एफ वेक्टर। तो मैं हाइपोटेनियस की जगह एफ लिख सकती हूँ। Yes. ठीक है, एफ लिख सकती हूँ। साइन थीटा का बिल्कुल साइन थीटा सेम आ गया, जो कि ये एंगल बना रहा था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ये वाला एंगल। ठीक है, और इज इक्वल टू परपेंडिकुलर को हमने क्या नाम दिया है, मुझे बताओ इस डायग्राम को देख के। FY. एफ वाई। तो हमारे पास एफ वाई फाइंड करने का एक फॉर्मूला बन गया जब हमारे पास रिजल्टेंट गिवन है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। मुझे बताओ अभी तक कोई भी कंफ्यूजन है, क्योंकि एनालिटिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, बेसिक क्लियर होना चाहिए। एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, क्योंकि आपको एफ का मैग्नीट्यूड गिवन होगा, आपको डायरेक्शन मतलब एंगल गिवन होगा, तो आप एफ वाई कॉम्पोनेंट फाइंड कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला एफ साइन थीटा। अब मुझे भाई कॉस के लिए, मतलब मुझे अपने बेस के लिए फॉर्मूला बनाना है। तो मुझे बताओ हाइपोटेनियस यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो एच कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस, हाइपोटेनियस हमारे पास वेक्टर है एफ, तो एफ कॉस थीटा आ गया हमारे पास, और बेस को हमने क्या बोला है, अब आप बताओ। FX. एफ RX एक्स, मतलब FX. एफ एक्स। तो अब मेरे पास एफ एक्स का भी फॉर्मूला बन गया, मतलब मैं एफ एक्स कॉम्पोनेंट भी फाइंड कर सकती हूँ बाय द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास दो फॉर्मूलाज बन गए। कौन सा भाई हमारे पास फॉर्मूला बन गया, अब देखो परपेंडिकुलर आप दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। अगर आपके पास बेस गिवन है तो आप बेस को मल्टीप्लाई करवाओ टेन थीटा से, और आपके पास परपेंडिकुलर आ जाएगा। देखो परपेंडिकुलर का जो वो रट्टाफाइड फॉर्मूला याद करवाते हैं ना लोग, ये याद करवाते हैं एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, लेकिन आप ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर ऐसे भी फाइंड कर सकते हो अगर आपको बेस गिवन है। तो बेस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, बेस हमने बोला है क्या है हमारे पास, एफ एक्स है, एफ एक्स टेन थीटा से मल्टीप्लाई करवाओ, और परपेंडिकुलर हमारे पास एफ वाई है। तो ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर का दूसरा फॉर्मूला बन जाता है। आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू लर्न दिस ऑफ कोर्स, बट दीज टू फार्मूलाज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। कि अगर आपको एफ एक्स, क्योंकि हम रिजॉल्व कर रहे हैं एक वेक्टर को, एक रिजल्टेंट वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब उसके कंपोनेंट्स में, मतलब एफ वाई में और एफ एक्स में। तो एफ एक्स आप निकालोगे एफ कॉस थीटा से, एफ वाई आप निकालोगे एफ साइन थीटा से। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर? Yes. ताकि अब हम चलें किसके ऊपर, अब हम चलें हमारे उसके ऊपर, कॉम्पोजिशन के ऊपर। अब देखो पहले तो हम रिजल्टेंट को तोड़ रहे थे, अब हम रिजल्टेंट को बनाएंगे। और रिजल्टेंट को कैसे बनाएंगे, फॉर सपोज मेरे पास कंपोनेंट्स अब दिए हुए हैं, मेरे पास एफ एक्स दिया हुआ है, मेरे पास एफ वाई दिया हुआ है। अब मुझे भाई इसको फाइंड करना है, रिजल्टेंट को। आई नीड टू फाइंड दिस रिजल्टेंट वेक्टर। तो मतलब अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं कॉम्पोजिशन कर रही हूँ। कॉम्पोजिशन का मतलब ही क्या होता है, ऐड करना, बनाना। टू मेक इज व्हाट वी कॉल कॉम्पोजिशन। तो मेरे पास कंपोनेंट्स एफ वाई और एफ साइन दिए हुए हैं। नाउ वी आर मेकिंग अ वेक्टर, वी आर कंपोजिंग अ वेक्टर। ठीक है, तो अब मेरे पास ये एक आ गया। फॉर सपोज यहाँ पर मेरे पास एक एंगल बन रहा है थीटा, ये हमारे पास एक एंगल बन रहा है, या आप थीटा यहाँ पर बना लो, जहाँ पर भी बनाओ डजेंट मैटर। ठीक है,
बस जिस लाइन के ऊपर आप एंगल बनाओगे वो आपकी बेस बन जाएगी, या आप यहाँ पर नहीं बनाना चाहते तो आप यहाँ पर बना लो, इट विल बी अगेन गुड। ठीक है, थीटा बन गया हमारा। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है हमारा ऑफ कोर्स वो रिजल्टेंट, क्योंकि हम कंपोज कर रहे हैं अपने वेक्टर को, हम अपने वेक्टर को कंपोज कर रहे हैं। तो भाई अब कंपोज कर रहे हैं डेफिनेशन लिखना। किसकी? कंपोजिशन की। कंपोजिशन की। कंपोजिशन की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो एडिंग, मेकिंग, कंपोजिंग। कंपोजिंग मतलब मेकिंग होता है एक्चुअली, ठीक है। रिफॉर्मिंग आप लिख सकते हो। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? दोबारा से बनाना। रिफॉर्म, फॉर्मिंग ऑफ अ वेक्टर। तो आप बोल सकते हो दिस इज एक्चुअली कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। आप कंपोज कर रहे हो, आप वेक्टर को बना रहे हो, रिजल्टेंट वेक्टर को आप बना रहे हो। पहले आप ब्रेक डाउन कर रहे थे एफ वाई और एफ एक्स में, अब आपको एफ एक्स और एफ वाई दोनों दिए हुए हैं। नाउ यू आर कंपोजिंग अ वेक्टर, मतलब अब आप रिजल्टेंट वेक्टर को फाइंड कर रहे हो। तो ऑफ कोर्स अगर आपका एफ वाई है, एफ एक्स है, आप क्या फाइंड कर रहे हो? आप एफ वेक्टर फाइंड कर रहे हो, जो कि है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब आप कैसे फाइंड करोगे? ऑफ कोर्स इसका आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। आपको इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और आपको इसका डायरेक्शन भी चाहिए, फिर ही तो आप वेक्टर को कंपोज करते हो। ठीक है, तो मतलब मुझे अब मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और मुझे इसका क्या फाइंड करना है? थीटा, मतलब वो डायरेक्शन फाइंड करना है। तो मुझे बताओ क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? ऑफ कोर्स यहाँ पर 90 डिग्री है, तो ऑफ कोर्स ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। मुझे एफ एक्स दिया हुआ है, मुझे एफ वाई दिया हुआ है, क्या मैं रिजल्टेंट हाइपोटेनियस फाइंड कर सकती हूँ? जो कि मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास? एफ है, एफ का स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर हमें क्या दिया हुआ है? एफ वाई दिया हुआ है स्क्वायर, प्लस बेस हमें क्या दिया हुआ है? एफ एक्स दिया हुआ है, उसका स्क्वायर। मुझे सिर्फ फोर्स फाइंड करना है, उसका स्क्वायर नहीं फाइंड करना, रिजल्टेंट का स्क्वायर नहीं फाइंड करना। तो भाई रूट ऑन बोथ साइड करेंगे, ये रहा हमारा रूट ऑन बोथ साइड, तो ये कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आई? एफ की वैल्यू एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर। तो आप इसका पहले तो इस जब आप कंपोज कर रहे हो तो आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हो? सिंपल पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला से, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बना? एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर। अब भाई दूसरी चीज़ क्या बची? इसका एंगल, मतलब इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो ही तो पूरा वेक्टर कंपोज होगा। तो अब वेक्टर फाइंड करने के लिए, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हमारे पास यही फॉर्मूला होता है? थ्रो प्रॉपर ब्रश, तो टेन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मुझे बताओ परपेंडिकुलर को हमने नाम क्या दिया है? एफ वाई, है ना, और हमने बेस को नाम क्या दिया है? एफ एक्स दिया है, तो एफ वाई अपॉन एफ एक्स। मुझे फाइंड करना है थीटा, तो टेन यहाँ पर वहाँ पर चला जाके इन्वर्स का हो जाएगा, टेन इन्वर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। अब यहाँ पर आपको एक कंडीशन याद करनी है। कौन सी कंडीशन भाई? ये फॉर्मूला आपका तब यूज़ होगा जब आपका एंगल बन रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज द मोस्ट important condition. This formula will only be applied when your angle is made with respect to x. जैसे कि यहाँ पर मैंने एंगल को बनाया है, देखो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, और रिजल्टेंट वेक्टर के मैंने एंगल को बनाया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट से बनाया है, वाई के रिस्पेक्ट से बनाई थी तो कैसा बनता है? यहाँ पर बनता, लेकिन मैंने एक्स के रिस्पेक्ट से बनाया है तो यहाँ पर बना है। अगर वाई के रिस्पेक्ट से बनाती तो भाई एंगल का क्या फॉर्मूला होता? तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता, आप टेन इनवर्स सेम लिखते हैं। अब क्योंकि पहले आपका एफ वाई अपॉन एफ एक्स था, अब आपका एंगल बन रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो आप एफ एक्स कॉम्पोनेंट को ऊपर रख लोगे और एफ वाई को नीचे रख लोगे। ये हमारे पास एंगल होगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई। मुझे बताओ यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन अभी तक? क्योंकि हमने अपना ये क्लियर कर लिया है पूरा, रेजोल्यूशन और कंपोजिशन यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है।
अब हम एक्चुअली करेंगे एनालिटिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो। अगर मैं अभी तक कंक्लूड करूँ तो क्या है भाई, हमने पहले पढ़ा, क्या हमने पढ़ा पहले, रिजोल्यूशन। तो यहाँ पर हम हेडिंग दे लेते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में हमने कितने फार्मूलाज पढ़े, हमने 2 फार्मूलाज पढ़े। क्योंकि हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ होता है, हमें उसके कंपोनेंट फाइंड करने होते हैं, मतलब एफ एक्स और एफ वाई फाइंड करना होता है। तो एफ एक्स का हमारे पास फार्मूला बना था एफ कॉस थीटा, ठीक है। एफ वाई का हमारे पास फार्मूला बना था एफ साइन थीटा। ये हमारे पास 2 फार्मूलाज बने थे व्हेन वी आर रिजॉल्विंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो मतलब एफ एक्स और एफ वाई फाइंड कर रहे हैं। अब कंपोजिशन, मतलब अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और हमारे पास डायरेक्शन भी होगी, मतलब एंगल भी होगा। तो अब हम एक्चुअली क्या फाइंड कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था, ठीक है। और एंगल कैसे निकाल रहे थे, टेन थीटा इक्वल एफ वाई अपॉन एफ एक्स, एफ वाई अपॉन एफ एक्स। अगर वो एंगल बन रहा था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई बनता तो टेन थीटा इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एफ वाई। मुझे बताओ, ये हमारी पूरी कंक्लूजन है अभी तक जो भी हमने 16 मिनट्स में पढ़ा। प्रियंका, ये लास्ट वाला जो पॉइंट था ना कि अपना थीटा जो हमने फाइंड किया, tan थीटा इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन एफ एक्स, और ये कंडीशन तब अप्लाई होती है थीटा जो है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स बनता अच्छा, है। अब मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊं, ऐसा हो रहा क्यों है कि जब हो रहा एक्स, क्यों, दूसरा ये आपने जो भी लास्ट में लिखा है ना कि हमारे पास एफ एक्स अपॉन एफ वाई जो है वो कब बनेगा, जब थीटा किसकी रिस्पेक्ट में हो, वाई के रिस्पेक्ट से। अच्छा, और वो कैसे, मतलब डायग्राम हाँ ठीक है, बना के अब हम दिखाइए। वो करते हैं, ठीक है। हमने एक हमारी रिजल्टेंट वेक्टर बनाई थी जिसको हमने क्या बोला था, एफ एंगल बोला था, मतलब एफ एक वेक्टर बोला था। हमने इसके कंपोनेंट बना लिए, एफ एक्स बना दिया, और हमने इसका कंपोनेंट दूसरा बना लिया जो कि ऑफ कोर्स क्या है, एफ वाई है। अब ये मेरे पास आ गई ये कंडीशन ग्राफ की। मैं ग्राफ किसी और कलर से बना लेती हूँ, कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग। तो ये मेरे पास एक ग्राफ आ गई जिसका ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। इतना समझ आ रहा है, बेसिक है अभी तक तो, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है, हम सबको दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने बोला यहाँ पर अगर एंगल बना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास एफ वाई अपॉन एफ एक्स आएगा। कैसे प्रूव करते हैं, हमें पता है टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, ठीक है। तो हमारे पास टेन थीटा, मुझे बताओ परपेंडिकुलर हमने एफ वाई को बोला है तो ये एफ वाई हो गया, बेस हमने एफ एक्स को बोला है तो ये एफ एक्स हो गया। तो अभी तक हम जो फॉर्मूला पढ़ते हुए आ रहे थे कि जब हमारा एंगल बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट से बन रहा है देखो, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा है, एफ वाई अपॉन एफ एक्स। लेकिन अब मैंने ये भी तो बोला कि एंगल आपका वाई के रिस्पेक्ट से भी बन सकता है। अगर वाई के रिस्पेक्ट से बना, मुझे बताओ यहाँ पर, मतलब वाई के रिस्पेक्ट से बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, ऐसा ही है। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसको स्क्रीन को अब आप लोग है ना थोड़ा अपने राइट साइड पर घुमा लो, बिल्कुल जैसे आप वर्टिकल पकड़ते हो, ठीक है। मैं ही इसको बल्कि नहीं घुमा सकती, चलो ठीक है। अब आप देखो, मैं जो लिख रही हूँ आप लोग वो देखना, ये एक z बन रहा है मेरे पास, ये देखो क्या ये z है या नहीं, ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप लोग। तो मुझे पता है z के जो यहाँ पर एंगल बनेगा, क्या वो यहाँ पर भी एंगल सेम बनेगा। ओहो, एक मिनट, मुझे पता है जो यहाँ पर एंगल बनेगा z का, वो यहाँ पर भी सेम बनना चाहिए, ऐसा ही है z थ्योरम के हिसाब से। यस ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। मतलब जब हमने ये y के रिस्पेक्ट से एंगल लिया, अब मुझे दोबारा वो करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, जब हमने y के रिस्पेक्ट से हमारा एंगल लिया
तो मुझे पता है ये एंगल जो हमारे पास थीटा बना, यहाँ पर भी वही एंगल थीटा बना। तो मुझे पता है जिस लाइन के ऊपर दो एंगल्स आ जाएं वो हमारे पास बेस बन जाती है। तो अब मेरे पास बेस ये बन गई है, बेस ये है हमारे पास, एफ वाई बेस बन गई है, और ये हमारे पास क्या बन गई है, परपेंडिकुलर बन गया है। ठीक है, तो अब भाई फॉर्मूला दोबारा बनाना है, टेन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब मुझे बताओ परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास, एफ एक्स होगा। तो ये हमारे पास हो गया एफ एक्स, और बेस हमारे पास क्या हो रहा है, एफ वाई हो गया। तो ये एफ वाई हो गया। तो ये फॉर्मूला हमारे पास कब आ गया, जब हमारा थीटा बन रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वाई। समझ आया क्या क्यों हो रहा है ये कन्वर्जन। अभी तक अगर कंफ्यूजन है आप लोग पूछ सकते हो। तो आपने बोला कि बेस होता है जिसके ऊपर दो एंगल्स बनते हैं, तो परपेंडिकुलर पे भी तो दो एंगल्स बनते हैं। नहीं ना, अब हमारे पास जो है ना, हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो वाई के रिस्पेक्ट से बन रहा है। तो आप लोग ये वाला एंगल तो देखो ही नहीं ना, ये वाला, क्योंकि एंगल तो एक ही बनेगा ना रिजल्टेंट का, तो यहाँ पर बन रहा है। तो अब ये जेड थ्योरम से हमें प्रूव होता है कि यहाँ पर एंगल सेम होगा ये वाला। तो अब भाई दो एंगल्स के ऊपर आ गए ना, तो इसलिए बेस ये हो गया। जी समझ आया या नहीं। हाँ सही है। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ आया। इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं दूंगी, क्योंकि अभी बेसिक्स ही तो पढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास है, अगर मेरे पास एक वेक्टर दिया हुआ है एफ, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो है 2i+3j। हमें फाइंड करना है क्या, हमें फाइंड करना है उसका एंगल, फाइंड थीटा। पहले आपको फाइंड थीटा करना है विथ रिस्पेक्ट टू, एक मिनट, विथ रिस्पेक्ट टू, अगर वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल और वो वाई एक्सिस के साथ भी बना सकता है, तो आपको दोनों का एंगल फाइंड करना है। आपको एक वेक्टर दे दी है, आपको एंगल फाइंड करना है कि वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा और वाई एक्सिस से वो कितना एंगल बनाएगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है। सारे फॉर्मूलाज हम पढ़ चुके हैं, बस ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अब तो बहुत आसानी से हो जाएगा। यस यू में with the x-axis the force will be 50.3 and with the y-axis it will be 33.9। सबका हो गया। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, but it's like theta is equal to tan inverse 3j upon 2r or just 3 upon 2r। I don't know। वो किस रिस्पेक्ट से बन रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट से या वाई के। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 3/2, tan इनवर्स 3/2। कैसे आया, फॉर्मूला है हमारे पास tan थीटा इक्वल, अगर आप x के रिस्पेक्ट से फाइंड कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो फॉर्मूला बनता है FY/FX। अब बेसिक्स में मत जाना, अब बस फॉर्मूला को देखना, क्योंकि बेसिक हमें समझ आ गया ये फॉर्मूला कैसे हुआ। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स FY कॉम्पोनेंट आपको दिया हुआ है जी 3 है, तो 3 ले लो, अपॉन FX क्या है 2 है। तो ये हमारे पास, इसको आप सॉल्व करो भी ना करो डजेंट मैटर, ठीक है, ये बस इतना छोड़ दो। अब हमें क्या करना है, y के रिस्पेक्ट से करना है, तो विथ रिस्पेक्ट टू नाउ y, फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स इज इक्वल टू FX अपॉन FY। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स FX हमारे पास था 2
और एफ वाई था 3। चलो ये हमारे पास हो गया। एक और क्वेश्चन करें? चलो ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे पास है, एक मिनट। क्वेश्चन हमारे पास है फोर्स का आपको मैग्नीट्यूड दे दिया है, कितना है 60 न्यूटन है। आपको थीटा भी दे दिया है, 30 डिग्री थीटा है। यू नीड टू फाइंड द रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स मतलब यू नीड टू फाइंड एफ एक्स एंड एफ वाई। fx जो है वो 30 है। Solve again. Fy will be 30. I got answer in point form. हाँ आप बता सकते हो, इफ़ यू हैव गॉट आंसर इन पॉइंट फॉर्म मतलब डेसिमल। fx 9.25 हम्म। and again y minus 59.2. क्या आपको लगता है कि आपका कोई मैग्नीट्यूड माइनस में आएगा? देखो आप एक्चुअली फाइंड क्या कर रहे हो, आप एफ एक्स और एफ वाई का मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हो, तो आपको लगता है कि आपका माइनस में आंसर आ सकता है? No, fy is 30 actually and fx is 9.25. 9.25 नहीं होगा, चलो देखते हैं। एफ वाई तो 30 होगा, कैसे हुआ भाई? एफ वाई की हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो भाई एफ हमारे पास 60 दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है? हाफ के इक्वल होता है। जी मुझे बताओ, हाफ के इक्वल होता है साइन 30 डिग्री? हाँ। तो ये हमारे पास आ गया हाफ। तो भाई 60 का हाफ क्या होता है? 30। तो एफ वाई हमारे पास 30 आया है। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे एफ एक्स। ओ गॉड, स्क्रीन को पता नहीं क्या हो जाता है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है एफ एक्स। वाओ, एफ एक्स का फॉर्मूला होता है एफ कॉस थीटा। एफ हमारे पास 60 दिया हुआ है, कॉस 30 डिग्री किसके इक्वल होता है भाई? रेडिकल 3/2। रेडिकल 3/2। 2 1 जार 2 30 जार, तो बस 30 रेडिकल 3, या आप इसको ज़्यादा मज़ीद सॉल्व करोगे तो आपको 52 आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेटर में डालोगे तो 52 मिलेगा, वरना दिस इज़ द आंसर। आप 30 रेडिकल 2 भी 3 भी बोल सकते थे, डजेंट मैटर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा थोड़ा थोड़ा। अभी तक बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि सारा समझ आ जाए। ठीक है, अब हम एक चार्ट बना लेते हैं। जैसे कि अभी हमें याद नहीं आ रहा था कि कॉस 30 किसके इक्वल होता है, साइन 30 किसके इक्वल होता है। हम एक चार्ट बना लेते हैं कि साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, हमारे पास जो बेसिक एंगल्स होते हैं वो होते हैं 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, ठीक है, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। यही हमारे पास बेसिक एंगल्स होते हैं। अब इन पर हम अपनी चार्ट बना सकते हैं कि साइन की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू क्या होगी और टेन की वैल्यू क्या होगी। पहले हम साइन के लिए बनाते हैं, साइन थीटा के लिए। ठीक है, तो आप क्या करो, आपको पहले तो बेसिक काम करना है। आप अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट बना दो, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, हर किसी में अंडर रूट। आप साइन की सीख जाओगे, कॉस और टेन की आपकी खुद ब खुद निकल जाएगी। तो अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट बना लिया। अपॉन में सबके आप लिख लो 4 4 4 4 4 4। ठीक है,
ये हमने अंडर रूट में 4 4 लिख लिया। अब आपको अपनी वैल्यू स्टार्ट करनी है 0 से, तो यहाँ पर आ गया आपका 0, यहाँ पर आपके आ गया 1, यहाँ पर आपका आ गया 2, यहाँ पर आपका आ गया 3, यहाँ पर आपका आ गया 4। मुझे बताओ इतना समझ आया? हमने सबको अंडर रूट बना लिया, डिनोमिनेटर में 4 4 4 कर दिया, 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 इनके न्यूमरेटर्स में लिख लिया। अब भाई सॉल्व करना इतना इजी है, 0 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 0, और अंडर रूट लोगे 0 का तो 0 ही आएगा, तो साइन 0 हमारे पास 0 के ही इक्वल होता है। ठीक है, फिर साइन 30 की वैल्यू निकालनी है। 1 का अंडर रूट 1 ही आएगा, 4 का अंडर रूट क्या होता है? परफेक्ट रूट 2 होता है, तो 1/2। भाई साइन 30 की वैल्यू जब अभी हमें याद नहीं आ रही थी ये रहा, तो हमें पता चल गया कि हाफ होता है ये रहा। ठीक है, अब साइन 45 की वैल्यू आप अंडर रूट 2 न्यूमरेटर में सेम आ जाएगा, और 4 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 2 आता है, तो ये हमारे पास अंडर रूट 2/2 आती है साइन 45 की वैल्यू। फिर यहाँ पर ये अंडर रूट 3 आ जाएगा सेम, और 4 को बाहर निकालोगे तो 2 आ गया। ठीक है, फिर 4/4 1 होता है, 1 को अंडर रूट से बाहर निकालोगे 1 ही आंसर आएगा, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये हमारे पास टेबल बन गया साइन का। अब कॉस के लिए क्या करेंगे? क्या कॉस के लिए दोबारा हमें पूरा करना पड़ेगा? नो ऑफ कोर्स। अब आपने जो वैल्यूज़ निकाली है ना, अब आप यहाँ से इसको लिखना स्टार्ट करो। तो पहले 1 आया था आपका, तो 1 आपने लिख लिया 0 की जगह। फिर आपका क्या आया? अंडर रूट 3/2 आया, आपने अंडर रूट 3/2 लिख लिया। फिर अंडर रूट 2/2 आया, तो ये रहा अंडर रूट 2/2। फिर 1/2 जो कि ये रहा, फिर 0, तो यहाँ पर 0। इस वजह से तो हम बोलते हैं cos 90 इज इक्वल टू 0, cos 0 इज इक्वल टू 1। फिर tan कैसे निकालोगे आप लोग? tan भी बहुत सिंपल है। tan हमारे पास किसका रेशो होता है? साइन अपॉन कॉस होता है, तो आप साइन अपॉन कॉस कर लो, 0/1 इज 0, तो tan 0 का आंसर 0 होता है। फिर आप इन दोनों को डिवाइड करवाओगे, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आंसर आ जाएगा। फिर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, 2 2 कैंसिल, और हमारे पास क्या आ जाएगा? ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, तो 1 के इक्वल आ जाएगा ये, अंडर रूट 2/2, अंडर रूट 2/2 कैंसिल हो गया पूरा, तो tan 45 पर हमारी वैल्यू होती है 1। फिर दोबारा भाई 2 2 से कैंसिल, अंडर रूट 3/1 मतलब अंडर रूट 3, और फिर 1/0, किसी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, वैल्यू इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड हो जाती है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी आ गया, इस वजह से बोलते हैं tan 90 का आंसर इन्फिनिटी आता है। तो ये हमारे पास बेसिक चार्ट है जो कि हमें याद करना चाहिए। ये क्लियर है? प्रियंका, हाँ ये क्लियर है। क्लास कब तक ओवर होगी? 9 तक होपफुली। होपफुली, क्योंकि एनालिटिकल मेथड इज़ वेरी वेरी लॉन्ग, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसके ऊपर। लॉ ऑफ कोसाइन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ साइन पढ़ेंगे, तो टाइम बहुत लगेगा उसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से क्या मैं एक रिलेशन बना पा रही हूँ कि जब मैं थीटा बढ़ाऊँगी, जब मैं थीटा को बढ़ा रही हूँ, तो मेरे पास कौन सा भाई एंगल बन रहा है? बढ़ रहा है, मतलब साइन बढ़ रहा है या कॉस बढ़ रहा है? मैं थीटा को बढ़ा रही हूँ, वैल्यू किसकी बढ़ रही है? साइन की या कॉस की? दोबारा से देख लो, वैल्यू थीटा जब मैं बढ़ा रही हूँ, वैल्यू किसकी बढ़ रही है? साइन या कॉस की? देख लो, देख लो। साइन की बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है भाई? पहले 0 था, एंगल 0 था तो 0 था, मैंने एंगल को 30 किया तो 0 से ये हाफ बन गया, फिर मैंने 45 किया तो ये एंगल यहाँ बन गया, फिर 60 किया तो एंगल ये बन गया, 90 किया तो एंगल 1 बन गया, मतलब मैक्सिमम हो गया। तो मतलब जब मैं एंगल को बढ़ा रही हूँ तो मेरी साइन की वैल्यू बढ़ रही है, और अगर साइन की वैल्यू बढ़ रही है तो कॉस, भाई कॉस क्या हो रहा है? क्या हम देख सकते हैं कि कॉस पहले 1 था, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर हाफ हो गया, फिर 0 हो गया, मतलब कॉस की वैल्यू माइनस हो रही है, कॉस की वैल्यू कम हो रही है। क्या मैं ये रिलेशन बना सकती हूँ? ठीक है,
तो अब मुझे बताओ, जब मैं थीटा को बढ़ा रही हूँ तो मेरे पास कौन सा कॉम्पोनेंट बढ़ेगा, एफ एक्स या एफ वाई? दोबारा से सोचो, हमारे पास अगर मैं साइन को बढ़ाऊँ, थीटा बढ़ने से साइन बढ़ रहा है ऑफ कोर्स, आप टेबल से देख सकते हो, तो एफ वाई बढ़ रहा है या एफ एक्स बढ़ रहा है आपका? एफ वाई हमारा बढ़ रहा है, गुड। और हमारा कम कौन सा हो रहा है, एफ एक्स हो रहा है, क्योंकि एफ एक्स में हमारे पास आता है कॉस थीटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, तो कॉस कम हो रहा है तो ऑफ कोर्स एफ एक्स भी कम होगा। एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, साइन बढ़ रहा है तो मतलब एफ वाई भी बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा कौन सा एंगल होगा जिसके ऊपर एफ वाई और एफ एक्स बिल्कुल सेम होंगे, मतलब साइन और कॉस बिल्कुल सेम है, ऐसा कौन सा एंगल है? 45 डिग्री। तो एंगल 45 डिग्री पर हमारे पास साइन और कॉस इक्वल हो जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, एफ वाई और एफ एक्स भी इक्वल है। तो इससे ही हमारा एक और प्रूव होता है, जो हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, हमारे पास 45 डिग्री यहाँ पर बन रहा है और 45 यहाँ पर बन रहा है। आपने एक स्पेशल ट्राइंगल पढ़ा होगा 45 45 90 डिग्री वाला, यहाँ पर एक्स वैल्यू होती है, यहाँ पर भी सेम एक्स वैल्यू ही होगी, क्योंकि एंगल के ऊपर उनकी साइड्स डिपेंड करती है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल इक्वल होंगी, क्योंकि इनके एंगल इक्वल हैं 45 45 डिग्री, और ये वैल्यू इनका डबल होगी, मतलब x√2 होगी। तो मुझे बताओ, अगर मेरा ये रिजल्टेंट था तो ये मेरा एफ एक्स हो गया और ये मेरा एफ वाई हो गया, जो कि दोनों किसके इक्वल आ रहे हैं, एक्स के इक्वल आ रहे हैं, और एक्स सेम है। तो यहाँ से हमारे पास ये 45 45 90 डिग्री वाले एंगल का भी प्रूव मिल जाता है कि हाँ भाई 45 45 डिग्री पर एफ वाई और एफ एक्स इक्वल होते हैं, क्योंकि कॉस और साइन इक्वल होते हैं 45 डिग्री पर। हाँ, मुझे बताओ अब समझ आया या नहीं? नहीं या हाँ? आ गया। बिल्कुल आ गया। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइनली अपना एनालिटिकल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टार्ट करेंगे।